एक लड़की और लड़का दोनों चाय की दुकान पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों खामोश थे। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। तभी लड़की के मुंह से निकलता है कि बधाई हो, आप जो चाहते थे वो तो हो ही गया। अब इस बात पर लड़का बोलता है कि तुम भी तो यही चाहती थी, तुम भी तो जीत चाहती थी, तुम भी जीत गई मुझसे और आज मैं हार गया और अब तुम्हें जीत की बधाई हो। अब ये बात सुनकर लड़की अपना सर झुकाकर नीचे कर लेती है और मन ही मन कुछ सोचने लगती है। उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू भर जाते हैं और आंसू उसके गाल से टपकते हुए स्टूल पर गिरने लगते हैं, क्योंकि वो चाय के स्टॉल पर जहाँ पर बैठी होती है उस पे गिरने लगते हैं। अब लड़का जब देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि उससे भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये कहानी और आखिर ये दोनों कौन हैं? चलिए आपको इन लोगों के बारे में बताते हैं पूरी डिटेल में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप अपनी राय कमेंट में देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपका नाम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी एक तलाकशुदा पति पत्नी की दर्द भरी कहानी है, जिसे आप सुनेंगे ना तो आप भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, आपके आंखों में भी आंसू जरूर आ जाएंगे। तो चलिए हम आपको ये कहानी सुनाते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ था। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के आनंद विहार की, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम मनोज था अपनी पत्नी रीवा के साथ खुशी खुशी रह रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उन दोनों की शादी हुई थी। दोनों बहुत ही अपनी जिंदगी में खुश थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जो मनोज है वो किसी बात पर अपनी पत्नी रीवा को 2-3 थप्पड़ जड़ देता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उस दिन। जड़ देता है। अब जो पत्नी है वो मजाक मजाक में ही उसकी तरफ अपना सैंडल फेंक देती है। अब जो सैंडल है वो मनोज के सर को छूते हुए निकल जाता है। अब जो मनोज है उसके दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती है कि मैंने इसे थप्पड़ मारा तो मारा, लेकिन इसने भी तो मुझे सैंडल फेंक के मारा, यानी कि जब मैं इस पर हाथ उठाऊंगा तो ये भी मुझ पर हाथ उठाएगी। आज इसने सैंडल फेंक के मारा, कल को ये कुछ भी कर सकती है। कल को मैं इसे डंडे से मारूंगा तो ये भी मुझे जूते चप्पल या डंडे से मार सकती है। अब उसके मन में एक अहंकार सा पैदा हो गया कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरी तरफ अपना सैंडल फेंका। अब जो मनोज है वो चाहता तो इस बात को यहीं पर ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने घर में बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने इसे थप्पड़ मारा तो इसने भी मेरी तरफ सैंडल फेंक कर मारा। अब आप जानते ही हैं कि जब बात सास ससुर तक पहुँचे उसके बाद से तो बात का बतंगड़ बन जाता है। बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अब इसी तरह से इन सब के साथ भी हुआ। बात सारे रिश्तेदारों में फैल गई। जब रिश्तेदारों में सारी बात फैली तो अब जो मनोज के रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि ये औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। आज इसने तुम्हें सैंडल फेंक कर मारा है, कल कुछ और भी कर सकती है। ऐसी औरत को अपने घर में रखना मियादी बुखार से कम नहीं है। ऐसी औरत को तो बचपन में ही भ्रूण में ही मार देना चाहिए। मतलब जिस तरह से लोगों को कहा गया उसके रिश्तेदारों को, उस तरह से उन लोगों ने उससे कहा और अब इस बात का एकदम से बतंगड़ बना दिया गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो अपने पति को सैंडल फेंक के मारे वो वफादार भी नहीं हो सकती, वो पवित्र भी नहीं हो सकती। मतलब जिस तरह से जिसको उंगली उठाई गई उसने उठाया। अब बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि रीवा के घर वालों तक भी ये बात पहुंच गई। अब दोनों पक्षों में मनमुटाव सा होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे फ़ोन पर कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, इधर तुम्हारा लड़का ऐसा है। दोनों के रिश्तेदार एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। ऐसा लगने लगा कि दोनों पक्षों के जो रिश्तेदार हैं वो आपस में ही वॉलीबॉल खेल रहे हैं। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बातों का बतंगड़ बनाया जाता है, वैसे बन गया पूरी अच्छी तरह से। अब जो मनोज के रिश्तेदार हैं उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया और मनोज से कहा कि देखो ये तो तुम्हारे लिए सही नहीं है, हमने बता दिया तुम्हारे लिए रीवा बिल्कुल सही नहीं है। अब तुम ऐसा करो कि इससे तलाक ले लो। अब जब तलाक की नौबत आती है तो मनोज को थोड़ा धक्का सा लगता है। वो सोचता है कि नहीं, मैं तलाक नहीं लूँगा। लेकिन रिश्तेदार जो हैं वो उसे इतना ज़्यादा समझा देते हैं, इतना ज़्यादा उसका दिमाग में खिचड़ी पका देते हैं कि वो भी अब सोच लेता है कि हाँ मैं इसे तलाक दे दूँगा।
रिश्तेदार समझाते हैं कि तुम इस पर कोई इल्ज़ाम लगाओ। क्या इल्ज़ाम लगाओगे? चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगाओ। अब आपको भी पता है कि जब किसी औरत पर जो सही हो उस पर चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगता है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि ये सीधे उसके दिल पर जाकर लगता है, इसलिए। अब ऐसा ही होता है जब मनोज जो है वो रीवा पर चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगाते हुए केस दर्ज करवा देता है, तो रीवा को इस बात का बहुत बड़ा झटका लगता है। अब वो भी अपनी एक छोटी सी बच्ची होती है उसकी 5 साल की, उसे लेकर अपने मायके चली गई होती है, क्योंकि इन दोनों की शादी को 6 साल गुजर गए थे। 6 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 6 साल बहुत ही अच्छे से कट गए थे, लेकिन अब इस तरह से इन दोनों की ज़िंदगी उथल-पुथल हो गई कि रीवा को अपने घर तो जाना ही पड़ा था। अब जब वो ये सुनती है कि उसके पति मनोज ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, तो उसे भी तो कुछ करना था। अब रीवा भी दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है। जब रीवा दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाती है तो इन लोगों को झटका लगता है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि वो भी केस दर्ज करवाएगी, लेकिन रीवा केस दर्ज करवा देती है। अब जब दोनों एक दूसरे पर मुकदमा करवा देते हैं तो ये मुकदमा धीरे धीरे करके 2 सालों तक चलता है। इधर जब मनोज कोर्ट में जाता है तो मनोज भी रीवा को देखकर अपना मुंह फेर लेता है कि मुझे अहंकार है और मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। रीवा भी जाती है तो उसे भी मनोज को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों में कितनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई होगी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि जैसे मानो कि कितने वर्षों की दुश्मनी है, कभी दोनों पति पत्नी थे ही नहीं। दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, दोनों में बदले की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि अब मतलब कि पूछो मत। और दोनों पक्षों के रिश्तेदार भी जाते हैं वहाँ पर जब मुकदमा के लिए सुनवाई होती है, और ऐसा लगता है कि कोई हमदर्दी दिखा रहा है, लेकिन हमदर्दी के पीछे जो इन लोगों के अंदर की खुशी होती है, जो एक ब्लास्ट करने वाला वो होता है ना कि हाँ ये तलाक हो जाए, इन लोगों से छुटकारा मिल जाए, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, जैसे मतलब कि उन लोगों को ही, रिश्तेदारों को ही सब लेना देना है, इस तरह से करते हैं। अब ये सब मनोज भी देख रहा होता है, उसके मन में होता है कि रिश्तेदार कितने ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अब रिश्तेदारों ने उसे इतना पका दिया होता है, इतना उसे कुछ कह दिया होता है कि जिससे वो अपनी सही फैसले नहीं ले पाता है। वहीं दोनों जब पति पत्नी एक दूसरे के आमने सामने कोर्ट में होते हैं तो एक दूसरे को देखकर अब मुंह फेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ टाइम बिताया ही नहीं था। अब जब रीवा को समझ में नहीं आता कि वो कोर्ट में मनोज के खिलाफ क्या बोले, तो उसके रिश्तेदार सिखा देते हैं कि ये बोलना है तुम्हें, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है। और जो मनोज है उसे समझ में नहीं आता तो उसके भी रिश्तेदार जो हैं वो सिखा देते हैं कि तुम्हें इस तरह से बोलना है रीवा के खिलाफ, तुम्हें इस तरह से बोलना है रीवा के खिलाफ। जिससे अब मनोज जो है उसका भी दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है। वो सोचता है कि मुझे अब किसी भी तरह से इस तलाक से छुटकारा चाहिए। तलाक होने के बाद से मैं आराम से अपना जीवन जीऊँगा, क्योंकि मैं रिश्तेदारों से भी परेशान हूँ और मैं इस तलाक के नाम से भी परेशान हूँ। अब धीरे धीरे ऐसे ही 2 साल बीत चुके होते हैं। आज 2 सालों के बाद फाइनली इन दोनों के बीच तलाक हो चुका होता है दोस्तों। पहले तो रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा फौज आती थी दोनों के साथ, लेकिन अब धीरे धीरे करके जब 2 साल बीत गए थे तो आज तलाक के दिन कम ही रिश्तेदार आए हुए थे। तलाक हो गया। जज साहब ने जैसे ही कहा कि तुम दोनों के बीच तलाक हो गया, तो दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल हो जाती है, अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। दोनों सोचते हैं कि हम इतने दिनों से साथ थे, अब एक मुहर ने हम दोनों को अलग कर दिया। भले ही 2 साल से मैं अपने मायके थी, रीवा सोचती है, और मनोज अपने घर पे था, दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन हमें इतनी तड़प नहीं हुई जो आज हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे के मन में मतलब अपने अपने मन में सोच रहे होते हैं। अब जब दोनों का तलाक हो जाता है, तलाक की मुहर लग जाती है, तो दोनों पक्षों के जो रिश्तेदार हैं वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मतलब कि कौन सी जंग जीत ली हो उन लोगों ने, दोनों पक्षों के रिश्तेदार इतने ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर रीवा और मनोज का जो हाल होता है वो तो किसी को देखा ही नहीं जाता। अब रीवा चुप थी, बहुत ज़्यादा खामोश थी। मनोज भी बहुत ज़्यादा चुप था, एकदम से खामोश था। वहीं बाहर एक टी स्टॉल होता है, वहाँ पर पहले मनोज की फैमिली जाती है। अब अचानक से रीवा की फैमिली भी पहुँच जाती है कि चलो अब इतनी देर हो गई, चाय वगैरह पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं। दोनों जाकर बैठ जाते हैं। अब होता ऐसा अचानक है कि जो रीवा है वो मनोज के सामने ही जाकर बैठ जाती है। अब इधर मनोज बैठा होता है, इधर रीवा बैठ जाती है।
जो रिश्तेदार होते हैं थोड़ा इधर अगल बगल बैठ जाते हैं। अब दोनों जब आमने सामने बैठते हैं तो ये महज एक इत्तेफाक होता है, क्या होता है अब तो वो मतलब कि जो जानता है भगवान ही जाने। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो दोनों के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते, दोनों अब यहाँ पे खामोश होते हैं। तभी जो रीवा है वो बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, जो तुम चाहते थे वो हो गया, आज जो तुम चाहते थे वो हो गया, मुझसे छुटकारा मिल गया तुम्हें। तभी मनोज कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो तुम चाहती थी वो हुआ, तुम भी तो जीतना चाहती थी ना, तुम जीत गई, मैं तो हार गया। तभी फिर रीवा बोलती है, क्या तलाक जीत का प्रतीक होता है? मनोज ने कहा, तुम बताओ, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन रीवा ने कुछ इसका जवाब नहीं दिया। रीवा कुछ देर तक तो चुप बैठती है। तभी उसके मन में आता है और वो बोलती है, तुमने मुझ पर चरित्रहीनता का इल्जाम लगाया था। तब इस पर मनोज कहता है कि हाँ, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम पर चरित्रहीनता का इल्जाम लगाया। मैं जानता हूँ जब लड़के के पास कोई भी इल्जाम लगाने के लिए ना रहे ना, तो वो सीधे लड़की के चरित्र पर ही वार करता है, जो उसके दिल को सीधे ठेस पहुंचाए। मैंने भी ये किया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पर जो मनोज है वो अपनी दिल की गहराइयों से अपनी बात रीवा के सामने रखता है। तभी रीवा ने कहा कि तुम्हारी इस बात पर मुझे मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा, क्या क्या नहीं सहना पड़ा मुझे इस बात को लेकर। जब तुमने चरित्रहीनता का इल्जाम लगाया था, जो लोगों ने सुना उसने भी सच माना कि जब ये चरित्रहीन होगी तभी तो इसका पति इसे तलाक दे रहा है। ये कहते हुए ना तो उसके मन में गुस्सा था उसके चेहरे पर, ना ही कोई दुख था। ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कि एक अपना जो दिल की बात है वो मनोज से कह रही हो। तभी मनोज फिर से अपनी गलती मानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत ही उज्जवल हो, अब मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं, लेकिन मैं क्या करता। जो रिश्तेदारों ने समझाया था मुझे वही करना था, मैंने वही किया। मैंने सीधे तुम्हारे चरित्र पर वार किया, क्योंकि पता है ना, जब लड़की को चरित्र पर वार किया जाता है तो पूरी तरह से टूट जाती है। मुझे भी ऐसा ही समझाया गया था। अब रीवा ये बात सुनकर कुछ देर चुप हो जाती है। फिर मनोज कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें नहीं कहनी चाहिए थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो वहीं पर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन रीवा खामोश होती है और वो अपने पति मनोज की तरफ देखने लगती है। तभी मनोज और रीवा दोनों कुछ देर तक तो चुप रहते हैं। अब मनोज कहता है कि तुमने भी तो मुझ पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था, दहेज का लोभी कहा था। जिस पर रीवा कहती है कि हाँ कहा था, ये मेरी गलती थी। अब मैं क्या कहती तुमको, किस बात पर मैं तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करवाती, मेरे पास यही ऑप्शन था, मैं भी क्या करती। तभी जो वेटर है वो चाय लेकर आ जाता है। अब दोनों के बीच चाय रखी जाती है, जो प्लास्टिक के गिलास है उसमें। अब रीवा जैसे ही चाय उठाती है वैसे ही उसके हाथ पर चाय छलक कर गिर जाती है। जैसे ही चाय छलक कर गिरती है उसके पति से आवाज़ निकलती है, ओह, जैसे होता है ना वैसे। और रीवा मनोज की तरफ देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वो चुपचाप चाय उठाती है और पीने लगती है। अब दोनों के बीच धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मनोज कहता है, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? वो कहती है, वैसा ही जैसा पहले था। और वो अब बात को ख़त्म करना चाहती है कि मैं इससे बात ना करूं। उसके मन में ऐसा कुछ आया होगा, इसलिए ऐसा करती है वो। तभी अब मनोज बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम एक्सरसाइज किया करो, जब तुम एक्सरसाइज करोगी तो तुम्हारी कमर दर्द को थोड़ा राहत मिलेगा। लेकिन इस पर रीवा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो मनोज से उल्टा ही पूछ बैठी कि तुम्हारी अब अस्थमा की कंडीशन कैसी है, तुम्हें अब अटैक तो नहीं आया? मनोज कहता है, नहीं अटैक तो नहीं आया, लेकिन डॉक्टर को चेकअप करवाया था डॉक्टर से, उसने कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लेना, अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो फिर से तुम्हें अटैक आ सकता है। अब जो रीवा है वो अपने पति मनोज को देखती रही उसकी तरफ देखती जाती है। ऐसा लगता है कि मनोज के चेहरे पर जो तनाव है, जो मनोज मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके चेहरे को पढ़ रही हो। और फिर रीवा ने मनोज से पूछा, तुम इनहेलर तो ले रहे हो ना, अपनी दवाई तो ले रहे हो ना? तो मनोज कहता है कि हाँ दवाई तो मैं टाइम से ले रहा हूँ, लेकिन आज लाना भूल गया। तभी रीवा कहती है कि इसीलिए आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, तुम अपना ख्याल रखा करो।
तभी मनोज के मुंह से निकलता है कि हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ बस ऐसे ही। मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है कि उसका जो तलाक का तनाव है कुछ इस वजह से वो भूल गया। उसके बाद से अब मनोज कुछ सोचता है, सोचते सोचते रीवा से कहता है कि देखो, तुम्हें मुझे 4 लाख रुपए देने हैं। मेरे पास 4 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वसुंधरा में मेरा एक फ्लैट है। मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अब ये सुनकर जो रीवा है वो कहती है कि नहीं नहीं, वो तो 20 लाख का है, मुझे केवल 4 लाख ही चाहिए। मनोज कहता है मेरे पास 4 लाख नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ, तुम उसे ही ले लो। तो रीवा एकदम से जो पत्नी का बोलने का अंदाज होता है उससे कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वो 4 लाख नहीं चाहिए। तो मनोज कहता है कि हमारी एक बिटिया है, अगर तुम ले लोगी तो बिटिया के काम आएगा आगे चलकर। रीवा कहती है कि तुम मुझे हर महीने 6,000 रुपये तो दोगे ही, उसी में मैं काट पीट कर बचा लूँगी और मैं अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर लूँगी, और फिर जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो खुद भी कुछ करूँगी। वो कहती है, रीवा कहती है। तभी मनोज रीवा की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि यही कभी मेरी पत्नी थी, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लगती थी, आज भी लग रही है। कभी ये मेरी पत्नी थी, मेरी एक गलतियों ने मेरा पूरा घर बिगाड़ दिया, पूरा घर को तहस नहस कर दिया। वो अपनी गलतियों के बारे में अब आज सोचने लगता है। और रीवा भी मनोज की तरफ देखती हुई सोचती है कि मेरे पति कितने सरल स्वभाव के थे, कितने सीधे साधे थे, और मेरी इस छोटी छोटी बातों ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे घर को उजाड़ दिया। मतलब दोनों के मन में ये चल रहा होता है कि गलती तो हमारी थी, दोनों एक दूसरे की गलती को, अपनी अपनी गलती को मान रहे थे। तभी रीवा अपने मन ही मन सोचती है कि जब हरिद्वार हम लोग घूमने गए थे, मेरे हाथ से वो चैन छूट गई थी, मुझे किस तरह से बचाने के लिए पानी में कूद गए थे। इन्हें खुद तैरना नहीं आता, लेकिन मुझे बचाने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए ये पानी में कूद गए थे। वो सारी बातें जो पिछली अच्छी अच्छी बातें होती है उसे याद करने लगती है। कहते हैं ना कि जब दोनों साथ रहो या कोई भी साथ रहता है तो उसकी इज्जत नहीं होती, लेकिन जब उससे बिछड़ो तब ये समझ में आता है कि हाँ, इसकी कितनी अहमियत थी हमारी ज़िंदगी में। ऐसा ही होता है यहाँ पर दोनों के साथ। वहीं जो मनोज है वो रीवा की तरफ देखता है और सोचता है कि मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरे लिए पैसे बचा बचा कर स्टीम लाती थी, दवाइयाँ लाती थी। मैं इतना पैसा नहीं जब हो पाता था मेरे पास तो अपने पैसों में से जो मैं घर खर्च के लिए देता था एकदम बचा बचा कर सारा कितना काम निकाल लेती थी, इतनी परवाह करती थी। और मैं ही इसे समझ नहीं पाया, मैं ही बेकार था, मैं ही नादान था। वो अपने बारे में यही सोचने लगता है। दोनों एकदम से चुप थे, दोनों की आंखें भीगी हुई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचकर रो रहे थे, मन ही मन रो रहे थे, एक दूसरे को दिखा नहीं रहे थे। तभी अब यहाँ पर जो मनोज है वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ या ना कहूँ। रीवा कहती है कि कह दो, पता नहीं तुम्हारे दिल की बात मैं भी कहना चाहती होंगी, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। मनोज कहता है तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद मेरा घर छोड़कर तुम बहुत याद आओगी, और पहले भी याद आती थी। तो रीवा कहती है मैं भी तुम्हें कभी भूली नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें हमेशा याद करती रहूंगी। दोनों की आंखें भर गई, दोनों की आंखों से आंसू छलकने लगे। दोनों एक दूसरे की तरफ अब एकदम चुपचाप देख रहे थे। तभी मनोज ने कहा, क्या हम दोनों अपने जीवन को फिर से एक नया मोड़ दे सकते हैं? रीवा ने कहा, वो कैसे? तो मनोज ने कहा, हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं, फिर से पति पत्नी बनकर, एक अच्छे दोस्त बनकर। रीवा कहती है तो हमारे हाथ में ये जो तलाक के कागज है हम इसका क्या करेंगे? तो मनोज कहता है कि हम इसे फाड़ सकते हैं। वो फाड़ देता है, कहता है हमारा जो रिश्ता है वो एक कागज की लिखावट में नहीं है, हमारा रिश्ता दिल से है, प्रेम से है, जो हमारी शादी हुई थी उससे है। और अब ये बात सुनकर रीवा भी वो कागज फाड़ देती है तलाक के। दोनों के रिश्तेदार इस बात से अनजान बैठे होते हैं, अपना अपना आनंद ले रहे होते हैं। अब जो रीवा है और मनोज है वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से धीरे धीरे चले जाते हैं बाहर। दोनों को बाहर जाते हुए देखकर जब रिश्तेदार देखते हैं, कहते हैं अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, रुको रुको। लेकिन ये दोनों किसी की बात नहीं सुनते, वहां से अब घर की तरफ चले जाते हैं। रिश्तेदार है पीछे भागते हैं कि ये दोनों कहाँ गए, लेकिन अब दोनों तो हमेशा के लिए एक हो गए फिर से, क्योंकि दोनों को समझ में आ चुका होता है कि हमारे रिश्तेदारों ने हमारी एक छोटी सी बात को बतंगड़ बना दिया और गलती हमारी भी थी। हम अपनी घर की बात को घर से बाहर लेकर गए। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फाइनली दोस्तों यहाँ पर 2 सालों के तलाक के आने जाने, मतलब 2 सालों के तलाक के चक्कर काटने के बाद फिर से फाइनली एक हो जाते हैं, तलाक होने के बाद भी।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और अपना नाम स्पष्ट रूप से ज़रूर लिखिए ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे।